हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कक्षा 12 समाजशास्त्र प्रथम का पहला अध्याय जो कि भारतीय समाज एक परिचय है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ शॉर्ट प्रश्न आपके लिए बनाए थे और आज की वीडियो में हम आपको लघु उत्तरीय तथा विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाएंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 12 समाजशास्त्र प्रथम का पहला अध्याय भारतीय समाज एक परिचय के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं बच्चों, हमारा ये जो चैप्टर है भारतीय समाज एक परिचय, इसके कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अनिवार्य हैं और इन्हें खासकर मैंने आपके लिए चयनित करके यह वीडियो तैयार किया है। तो देखते हैं, भारतीय समाज के किन्हीं दो मूल आधारों के नाम लिखिए। यानी मूल आधार का अर्थ होता है मूल आधारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो भारतीय समाज के दो मूल आधार बच्चों होते हैं। नंबर 1 आश्रम व्यवस्था और नंबर 2 होता है वर्ण व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला होता है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है संन्यास आश्रम। तो बच्चों, ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चा जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक रहता है और गृहस्थ आश्रम में 26 वर्ष से 50 वर्ष तक रहता है तथा वानप्रस्थ आश्रम में 51 वर्ष से 75 वर्ष तक, और जो हमारा अंतिम और संन्यास आश्रम होता है उसमें व्यक्ति 76 से 100 वर्ष तक, अर्थात जब तक उसकी उम्र 100 वर्ष की पूरी होती है, अर्थात जब तक वह मोक्ष को प्राप्त न कर ले तब तक वह संन्यास आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इस प्रकार आश्रम व्यवस्था जो हमारी है, आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज का एक प्रमुख मूलाधार है। यह मानव जीवन की यात्रा की सीढ़ियों का सोपान है, जिनको साधन मानकर व्यक्ति अपनी अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जीवन के 4 भागों में व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो बच्चों, जिसमें होता है ब्रह्मचर्य आश्रम जो हमारा होता है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चा, यानी अभी मैंने आपको बता दिया है कि जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक उसकी आयु मानी जाती है और 26 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम तथा 51 वर्ष से 75 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम और जो हमारा होता है 76 वर्ष से 100 वर्ष तक, यानी अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति तक संन्यास आश्रम को दिया गया है। ठीक है, दूसरी व्यवस्था वर्णाश्रम क्या होता है हमारा मूल आधार वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। यह भारतीय समाज का दूसरा मूल आधार वर्ण व्यवस्था है। इसका संबंध भारतीय समाज में पाए जाने वाले 4 प्रमुख स्तरों से है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, 4 प्रमुख वर्ण हैं। वर्ण व्यवस्था का प्रमुख आधार समाज को सुव्यवस्थित तथा संगठित बनाना है। ठीक है, ब्राह्मण जिसकी उत्पत्ति कह सकते हैं विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से हुई तथा और इसका कार्य था समाज में शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, और दूसरा था छत्री। छत्री की जो उत्पत्ति हुई वो विराट पुरुष ब्रह्मा के भुजाओं से मानी जाती है और इसका कार्य था बाहरी आक्रमण से देश की यानी समाज की रक्षा करना। तीसरा था वैश्य। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के कटी से यानी कमर से मानी जाती है, इसका कार्य था व्यापार करना। और शूद्रों की जो उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चरणों से मानी गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य था सभी लोगों की सेवा करना। ठीक है, तो इस प्रकार 4 वर्णों की रचना हुई है। वर्ण व्यवस्था के प्रमुख आधार समाज को सुव्यवस्थित, यानी वर्ण व्यवस्था का जो प्रमुख आधार था वो समाज को सुव्यवस्थित तथा संगठित बनाना है। ठीक है, अब बच्चों हम अगला प्रश्न अपना देखते हैं। बहुत ही शार्ट तरीके से मैंने तैयार किया है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखते हैं, परंपरागत रूप से भारतीय समाज में कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, हिंदू समाज में व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम कह सकते हैं अंतिम जो उसके प्राणियों को के प्रति अनेक कर्तव्यों का पालन करना होता है, उसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में चुका देना चाहिए, जो निम्न है। यानी भारतीय समाज में हिंदू जो होते हैं उसके अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति से पहले जो उसके मुख्य ऋण होते हैं उन्हें अपने संपूर्ण जीवन काल में चुका देना चाहिए, और वे ऋण निम्नलिखित है। नंबर 1 देव ऋण। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव जीवन सुखी व समृद्ध हो सकता है, यानी देवताओं को प्रसन्न करने से ही मनुष्य का जीवन सुखी व समृद्ध हो सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को देवताओं की प्रसन्नता के लिए यह यज्ञ करवाना चाहिए, इसे ही देव यज्ञ कहा जाता है। दूसरा है ऋषि यज्ञ। अब ऋषि यज्ञ, हिंदू समाज में ऋषियों व ब्राह्मणों की उच्च स्थिति मानी जाती है। ब्राह्मण का स्वागत करके व्यक्ति अपने गृहस्थ तथा पारिवारिक जीवन को पवित्र कर सकता है, इसे हम कहते हैं ऋषि यज्ञ। और तीसरा होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में माता पिता बच्चों को जन्म देकर बच्चों के प्रति उपकार करते हैं और वे बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं, तो इसलिए प्रत्येक बच्चे का कर्तव्य होता है कि उसे अपने माता पिता के पोषण का ऋण चुका देना चाहिए, इसलिए इसको पितृ ऋण कहा गया है। ठीक है, अब बच्चों हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है पुरुषार्थ
के प्रमुख पक्षों पर प्रकाश डालिए। पुरुषार्थ के प्रमुख पक्ष कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों हम देखते हैं पुरुषार्थ के प्रमुख पक्ष निम्नलिखित है। नंबर 1 होता है धर्म। धर्म यानी पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं हिंदू धर्म में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। जिसमें से धर्म, धर्म तो मानव आचरण की सभ्यता है। धर्म ही मानव और पशु को अलग करने वाला तत्व है। वैचारिक दार्शनिक दृष्टि से इस वैचारिक और दार्शनिक दृष्टि से इस दृष्टि से इस बात पर बल देता है कि ईश्वर परम ब्रह्म निराकार अजन्म अमर सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सृष्टि का रचयिता है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए और ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और दूसरा है अर्थ। अर्थ से आशय व्यक्ति के भौतिक क्रियाओं से है जो धन उत्पादन तथा उपभोग से संबंधित है। व्यक्ति को धन से दूर नहीं भागना चाहिए क्योंकि वह साधन के रूप में स्वयं व्यक्ति एवं समाज का अस्तित्व होता है। अर्थात व्यक्ति को अपने संपूर्ण जीवन काल में धन को कमाना चाहिए। तीसरा है काम। अब काम देखिए, काम का आशय व्यक्ति की कोमल भावनाओं से होता है। प्रेम और यौन सुख इसके विषय हैं। काम एक विस्तृत अवधारणा है जो कि प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता होती है। और चौथा जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष। व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। यह फल सांसारिक सामाजिक जीवन के उपरांत प्राप्त होता है, ठीक है। अब बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है वहाँ पर देखते हैं, भारतीय समाज के मौलिक लक्षण या विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय समाज के मौलिक लक्षण या विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 अनेकता में एकता, यानी जो हमारी भारतीय समाज होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसमें भारतीय समाज में अनेकता में एकता पाई जाती है। अर्थात विभिन्न धर्मों, जातियों, रंग, रूप, भाषा, बोली, पहनावा, संस्कृतियाँ सब कुछ अलग अलग होते हुए सब में एकता की भावना पाई जाती है। और भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली भी पाई जाती है तथा विवाह के विभिन्न स्वरूप होते हुए भी उसमें एकता की भावना पाई जाती है। और भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता भी पाई जाती है। अर्थात परिवार का मुखिया जिसमें पिता होता है ऐसे परिवार को हम पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। और भारतीय समाज में धर्म की प्रधानता होती है तथा कृषि की समाज की प्रधानता भी होती है। अर्थात भारतीय समाज जो होता है वो कृषि पर आधारित होता है, अत्यधिक निर्भर होता है। भारतीय समाज में प्रथाओं और परंपराओं की बहुलता पाई जाती है तथा भारतीय समाज में ही कर्म व पुनर्जन्म का विकास भी होता है। अर्थात कर्म एवं पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है और इसमें पुरुषार्थ और संस्कार दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो भारतीय समाज के मौलिक लक्षण या विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 अनेकता में एकता पाई जाती है, संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है, विवाह के विभिन्न स्वरूप होते हैं, पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता होती है, धर्म की प्रधानता होती है, कृषि समाज की प्रधानता होती है, प्रथाओं परंपराओं की बहुलता होती है, कर्म तथा पुनर्जन्म का विकास होता है और पुरुषार्थ पाए जाते हैं। भारतीय समाज में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि किसी राजा अथवा किसी शासक द्वारा दूसरे साम्राज्य पर बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लेना और वहां पर अपनी सैन्य शक्ति लागू कर देना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं 19वीं शताब्दी का साम्राज्यवाद जो कि छल कपट और चालाकी, बर्बरता, शोषण तथा खूनी संघर्षों से परिपूर्ण था। उसके परिणाम स्वरूप विश्व के साम्राज्यवादी देशों ने अनेक देशों पर विजय प्राप्त कर उपनिवेशवादी साम्राज्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिए थे। समाजवादी देशों ने उपनिवेशवादी देशों की जनता के साथ को सभ्य एवं प्रगतिशील बनाने का दावा करके उनका बुरी तरह से शोषण किया। उपनिवेशवादी देशों में इसी शोषण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसे 20वीं शताब्दी में पराधीन देश स्वतंत्रता संग्राम के मध्य धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जो 19वीं शताब्दी थी उसमें जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी शासनकाल था, यानी साम्राज्यवाद जो था, तो उस समय का जो साम्राज्यवाद था वो छल कपट और चालाकी तथा बर्बरता से परिपूर्ण था, शोषण और खूनी संघर्षों से परिपूर्ण था तथा उसके परिणाम स्वरूप विश्व के साम्राज्यवादी जो देश थे उन्हें अनेक देशों पर विजय प्राप्त कर ली थी और वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था तथा साम्राज्यवादी देशों ने उपनिवेशवादी देशों की जनता को सभ्य एवं प्रगतिशील बनाने का दावा किया और उनके लोगों को बुरी तरह से लूटा और उनका शोषण किया तथा उपनिवेशवादी देशों के शोषण के परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और 20वीं शताब्दी में सभी पराधीन देश जो गुलामी का जीवन, परतंत्र का जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनमें स्वतंत्रता के माध्यम से धीरे धीरे संपूर्ण देश स्वतंत्र होने लगे थे, ठीक है। तो बच्चों उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि कह सकते हैं कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए दूसरे राज्य को स्वतंत्र बनाना ही उपनिवेशवाद कहलाता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि बलपूर्वक किसी पर अपनी शासन सत्ता को स्थापित करके वहां अपना शासन लागू कर देना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। तो बच्चों
हम अपने इस वीडियो को वहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।